नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुंडली का 11th हाउस और उसमें बैठे 9 के 9 ग्रह क्या रिजल्ट देते हैं। यानी कि ये जो घर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है 11th हाउस। दोस्तों, 9th हाउस होता है धर्म का, 10th हाउस होता है कर्म का और 11th हाउस होता है फल का। यानी जो भी हम कर्म करके पैसे कमाते हैं वो चीज़ यहीं से देखी जाती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कालपुरुष की कुंडली है, यानी पहले घर में पहली राशि, दूसरे घर में दूसरी राशि। उस हिसाब से 11वें घर के मालिक बन जाते हैं शनि। और 10 और 11 में ये अंतर है कि 10 नंबर राशि शनि की मेहनत करने वाली और मटेरियलिस्टिक राशि होती है। 11 नंबर वाली राशि मेहनत करने वाली लेकिन आध्यात्म की राशि होती है। और इसके अलावा ये है कि इस राशि को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं और राहु भी इस राशि को अपनी राशि मानते हैं, हालांकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती। और 6 और 11 नंबर राशि या लगन, इन दोनों के अंदर पेशेंस भी बहुत कूट कूट के भरी हुई होती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको डायरेक्शंस की भी एक नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने गलत लिखा था, फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसे करेक्ट कर दिया था। तो पहले घर में सूर्य उदय होते हैं तो इसलिए ये ईस्ट डायरेक्शन बनती है। 7th हाउस में सूर्य अस्त होते हैं तो ये वेस्ट डायरेक्शन बनती है। और 4th हाउस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ और 10th हाउस की होती है साउथ। तो चलो दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इस घर के कारक कौन है। 11th हाउस के कारक जो हैं वो बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो शनि इस घर के मालिक कालपुरुष की कुंडली में और बृहस्पति इसके कारक। ये यानी कोई भी इंसान अगर अच्छा कर्म करता है, धर्म का साथ लेता है, तो बृहस्पति देव द्वारा उसको लाभ अदृश्य रूप से ज़रूर प्राप्त होता है। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं इस घर से हम किस किस चीज़ों का विचार करते हैं। सबसे पहले तो जो फल है, यानी हमें कोई भी जो लाभ है वो यहाँ से देखा जाएगा। अगर आपकी कोई इच्छा है और वो आप पूरी करना चाहते हैं, आपको कोई भी उपाय बताते जाते हैं, आपकी जो डीप डिज़ायर्स हैं, तो वो भी यहीं से देखा जाता है। यानी डिज़ायर्स के लिए घर हम देखते हैं। इसके अलावा हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, यानी एल्डर सिबलिंग्स, उनका भी विचार यहीं से किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारी मित्र मंडली है, उसका भी विचार यहीं से किया जाता है। कोई भी जो छोटी बीमारी होती है, जैसे इंग्लिश में जिसे एक्यूट इलनेस कहते हैं, तो उसका विचार भी यहाँ से किया जाता है। दोस्तों, बीमारी का विचार किया जाता है छठे से, और छठे से छठा 11वां घर होता है भावत भावम के हिसाब से, इसलिए छोटी बीमारी का भी जो है वो यहीं से किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से हम शरीर के जो अंग हैं उनमें कान का विचार यहाँ से किया जाता है, जो पैर हैं उनका भी विचार यहीं से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस जगह से देखते हैं। 5th हाउस क्योंकि संतान का होता है, पहली संतान का, तो 11th हाउस हमारे जो ऐसे कह लीजिए कि पुत्र वधु, या फिर अगर आप कह लीजिए कि दामाद, तो उसका भी विचार 11th हाउस से किया जाएगा, पहली संतान का। तो ये सारी चीज़ें हम इस घर से देखते हैं। दोस्तों, 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका 11th हाउस किसी तरीके से पीड़ित है तो आप काम या मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब हम जानेंगे एक एक करके सारे के सारे ग्रह यहाँ क्या रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सूर्य से लेके बृहस्पति देव ये देवता ग्रुप में आते हैं, और शुक्र शनि राहु केतु दानव ग्रुप में आते हैं, यानी दोनों अलग अलग पार्टीज़ हैं। और बुध इकलौते ऐसे ग्रह हैं जिनकी ज़्यादातर ग्रहों से बनती है, बस चंद्र और मंगल से इनकी नहीं बनती। और बुध इकलौते ग्रह हैं जो अपने ही घर में उच्च के होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप जो देख रहे हैं ये इनकी अपनी राशि है, और उच्च और नीच की राशि है, और राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती। अब आ जाते हैं सूर्यदेव पे। सूर्यदेव अगर 11वें घर में हो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप 6 से 8 के बीच में पैदा हुए हैं तो सूर्य पहले घर में होंगे, 8 से 10 के बीच में पैदा हुए हैं तो सूर्य दूसरे घर में होंगे, और 10 से 12 के बीच में अगर आपका जन्म है तो सूर्य होंगे 3rd हाउस में। अंदाजे से आप कह लीजिए जैसे 10:30 से 12:30 भी हो सकता है, किसी और शहर में 11:45 से लेके और 12:45 भी हो सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन मोटा मोटा आप 10 से 12 समझ लीजिए। अगर यहाँ पे सूर्य होंगे तो ऐसा इंसान के गुण बड़े अच्छे होते हैं, वो यशस्वी होगा, धनी होगा, फेमस होगा और विद्वान यानी इंटेलिजेंट भी होगा। ऐसा इंसान हमेशा सत्य का ही समर्थन करने वाला होगा, क्योंकि वो लाभ
दिलाने के लिए सूर्य एक शुभ प्लैनेट है, यानी एक जो हमारी आत्मा के कारक हैं, तो ऐसा इंसान सत्य की राह पे चलेगा। ऐसा इंसान स्वाभिमानी होगा, सुखी होगा, बलवान होगा, योगी होगा और सही पथ पे चलने वाला होगा। अगर दृष्टि की बात करें तो यहाँ बैठे कोई भी ग्रह हैं उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पे। तो सूर्य की दृष्टि जो 5th हाउस पे पड़ेगी, इसकी वजह से ऐसे इंसान को संतान सुख में कमी महसूस होती है। उसकी संतान या तो फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली दूर हो जाएगी, या इतनी इंटेलिजेंट नहीं होगी, या झगड़ा करने वाली होगी। लेकिन अगर वो ऐसा इंसान खुद अच्छा मेहनती वो सारी चीज़ें होगा, लेकिन उसकी संतान के साथ उसको फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल दूरी झेलनी पड़ती है। अब अगर सूर्य अपनी मित्र राशि में हो, खुद की राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो ऐसा इंसान काफ़ी प्रभावशाली होगा, उच्च पद प्राप्त करेगा, महत्वाकांक्षी होगा, धनी होगा। तो जो भी मैंने पॉजिटिव चीज़ें बताई वो सारी और बढ़ जाएंगी। लेकिन शत्रु या नीच राशि में हो तो ऐसे इंसान को फिर संतान सुख में काफ़ी कमी मिल जाएगी, और या तो संतान होगी ही नहीं, या उनकी आयु कम होगी, या फिज़िकल मेंटल काफ़ी डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आएंगी और उसको नौकरी में पैसा कमाने में भी उसको काफ़ी सारी बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव एक नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं। तो ये अगर आके बैठ जाएंगे 11th हाउस में, तो ऐसे इंसान को कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अच्छा लाभ होता है, झुकाव भी उस तरफ होता है। ऐसा इंसान मेहनती भी होगा, उसके अंदर पेशेंस होगी, धनी भी होगा, और सरकारी जो कार्य है, राज कार्य, उसमें वो निपुण होगा। ऐसा इंसान अनेक गुणों से परिपूर्ण होगा और यशस्वी बनेगा। चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि है, 5th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान व्यवहार कुशल होगा, बुद्धिमान होगा और कला में उसका इंटरेस्ट होगा। ऐसे इंसान की फीमेल चिल्ड्रन ज़्यादा होने की चांसेस बन जाते हैं। ऐसा इंसान अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, और अगर हो सकता है सिंगर बन जाए, या कला के क्षेत्र में उसकी अच्छी रुचि होगी। चंद्रमा अगर अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो ऐसा इंसान अनेक जो कार्यों से धन अर्जन इकट्ठा करता है, यानी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करता है। कला और साहित्य में भी उसका प्रेम होगा, और स्त्रियों में भी वो लोकप्रिय होगा। और ऐसा इंसान अपोजिट जेंडर या फीमेल्स की तरफ से भी धन अर्जित कर लेता है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हो, शत्रु या नीच राशि में हो, तो फिर वो निर्बल हो जाएंगे, शुभ फलों में कमी आ जाएगी, और ऐसे इंसान को अपनी नौकरी में, व्यवसाय में वो आय इकट्ठी करने में दिक्कत आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट जो बन जाते हैं मंगल देव। मंगल देव युद्ध के देवता हैं। अगर 11th हाउस में आएंगे तो क्या होगा? मंगल अगर 11th हाउस में होंगे तो ऐसा इंसान स्वभाव से सुशील होगा, सज्जन व्यक्ति होगा, प्रतापी होगा, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा। वो अपने साहस और धैर्य के चलते, ईमानदारी के चलते, न्याय के चलते बहुत ज़्यादा यश, मान सम्मान प्राप्त करेगा। उसके अंदर उत्साह बहुत होगा, वो कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर लेगा। अगर दृष्टि की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल की जो 7th आस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ेगी तो संतान के लिए थोड़ी कष्टकारी होगी, और विद्या में भी रुकावटें आएंगी, यानी संतान या तो बीमार होगी या कुछ ऐसी दिक्कतें रहेंगी। धन इकट्ठा करने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि मंगल एक तरीके से पापी और क्रूर प्लैनेट है, और कभी कभार कर्ज लेने की भी स्थिति बन जाएगी। अगर हम मंगल की 4th एस्पेक्ट की बात करें तो 1 2 3 4, ये मंगल की 4th एस्पेक्ट 2nd हाउस से पड़ेगी, जिसकी वजह से धन इकट्ठा करने में कमी आएगी, उसे हमेशा धन की चिंता रहेगी, परिवार का सुख भी कम मिलेगा। और यहाँ बैठे मंगल की अगर हम अष्टम दृष्टि करें तो वो 6ठे घर पे पड़ेगी, जिसकी वजह से वो शत्रुओं को परास्त करेगा, क्योंकि 6th हाउस पे जब भी मंगल की एस्पेक्ट पड़ती है तो या तो शत्रु होते नहीं है, या ऐसा इंसान अपनी बल बुद्धि के दम पर शत्रुओं को परास्त कर देता है। मंगल अगर मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो वो फिर उसके अंदर कई सारे असाधारण गुण आ जाएंगे। वो बहुत साहसी होगा, अच्छे करेक्टर का होगा, और अधिकांश इच्छाएं वो पूरी कर लेगा अपनी मेहनत के दम पे। उसके मित्रों से भी अच्छे संबंध होंगे, और उनसे उसे लाभ भी मिलेगा, और हमेशा सच बोलेगा। लेकिन अगर मंगल शत्रु या फिर नीच राशि में हो तो फिर विपरीत प्रभाव होंगे, उसे जो भी मैंने शुभ प्रभाव बताए वो कमी आ जाएगी। ऐसे इंसान को अपने मित्रों से ही धन हानि होती है, और आय में भी रुकावटें आती हैं। ऐसा इंसान अगर मित्रों से धन ले लेता है तो उसे चुकाने में भी उसे दिक्कत आएगी। दोस्तों मंगल के बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं बुध देव की।
बुध देव नैसर्गिक तौर पे एक शुभ प्लैनेट है। अगर ये 11th हाउस में होंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? बुध के 11th हाउस होने से ऐसा इंसान धनी होगा, स्वाभिमानी होगा, वैभव से परिपूर्ण होगा, अच्छे दिल का होगा, लॉन्ग लाइफ होगी उसकी, योगी होगा, अच्छे पद पे चलेगा, सदाचारी होगा, प्रसिद्ध होगा, ईमानदार होगा और उसका गायन और काव्य में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रहेगा, यानी कविताएं पढ़ने में भी। बुध की एक ही दृष्टि होती है, वो 5th हाउस से पड़ेगी, जिसकी वजह से उसको फर्स्ट चाइल्ड मेल चाइल्ड होने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसा इंसान धनवान होगा, गुणवान होगा और विद्वान भी होगा। अगर वो शिल्प कला में जाता है, जो लोग स्टैचूज वगैरह बनाते हैं, उसमें भी वो उत्तम श्रेष्ठ श्रेणी का शिल्पकार बनेगा। बुध देव अगर मित्र राशि में हो या अपनी राशि में हो तो ऐसे बुध की वजह से जातक भाग्यशाली होगा, अच्छी आय इकट्ठी करेगा, सुखी बनेगा। शुभ प्रभाव से जातक को विज्ञान या साहित्य में रुचि रखेगा और मित्रों से भी उसे खूब सहयोग मिलेगा। शुभ कार्य करने से धन प्राप्ति होगी, तो ऐसा इंसान अच्छा खासा सम्मान भी प्राप्त करेगा, क्योंकि बुध भी युवराज है तो वो भी एक राजसी ग्रह है। लेकिन अगर शत्रु या नीच राशि में बुध हो तो फिर आय में दिक्कत आएगी। ऐसा इंसान जो धन गलत तरीके से खर्च करेगा तो धन का नाश भी कर देगा और उस पर आप भरोसा भी नहीं करते। कहीं ना कहीं मित्र ही उसके झगड़े का कारण भी बन जाते हैं। दोस्तों, बुध देव के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव एक नैसर्गिक तौर पे सबसे ज़्यादा शुभ प्लैनेट है। ये अगर 11वें घर में आके बैठ जाएंगे तो ऐसा इंसान वैभवशाली होगा, प्रभावशाली होगा, उच्च स्तरीय के मित्रों से युक्त होगा, दानी होगा और विख्यात बनेगा। ऐसा इंसान यशस्वी होगा, विद्वान होगा, सत्यवादी होगा, स्त्रियों से ईजिली प्रभावित हो जाएगा और पराक्रमी भी होगा, यानी वो सही रास्ते पे चलने वाला होगा, क्योंकि गुरु एक शुभ प्लैनेट है। गुरु की 3 एस्पेक्ट्स हैं, 5th, 7th और 9th। जो 7th एस्पेक्ट 5th हाउस से पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान धनी बनेगा, भाग्यशाली बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा और उसकी संतानें बहुत उच्च कोटि की होंगी। वो उनके अंदर गुण बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इंसान को संतान ईजिली प्राप्त भी हो जाती है। गुरु की अगर 5th एस्पेक्ट की बात करें तो वो पड़ेगी 3rd हाउस पे। तो 3rd हाउस पे पढ़ने की वजह से ऐसा इंसान पराक्रमी होगा, भाइयों का सहयोग या सुख प्राप्त होगा। और अगर 9th एस्पेक्ट की बात करें तो वो पड़ेगी 7th हाउस पे, जिसकी वजह से जातक को अपनी स्पाउस का अच्छा सुख प्राप्त होगा, बिजनेस पार्टनर के साथ भी तालमेल बिठा के वो अच्छा करेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा मिलेगा। अगर गुरु मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो तो जितने भी मैंने सुख बताए वो सारे प्राप्त होंगे और वो शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेगा। कई तरीके की उसके आय के स्तोत्र बनेंगे, संतानें बहुत अच्छी निकलेंगी, मान सम्मान उसे बहुत प्राप्त होगा। लेकिन गुरु अगर शत्रु राशि या नीच राशि में हो तो फिर जो अच्छे मैंने फल बताए वो कम हो जाएंगे। ऐसे इंसान का अपनी संतानों से ही विवाद खड़ा हो सकता है, व्यवसाय या बिजनेस में उसको हानि झेलनी पड़ सकती है, बदनामी हो सकती है और गरीबी से कष्ट भी उठाना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रहे कि गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो हमेशा शुभ होती हैं। तो अगर बुरा भी होगा, गुरु इतना बुरा नहीं करते, गुरु ज़्यादातर चीज़ें अच्छी ही करते हैं। बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव अगर 11वें घर में हो तो क्या होगा? शुक्रदेव अगर 11वें घर में होंगे तो ऐसा इंसान गुणवान होगा, धनवान होगा, यशस्वी होगा, पुत्रवान होगा, प्रभावशाली होगा, उदार दिल का होगा, कला प्रिय होगा और मित्रों से युक्त होगा। ऐसा इंसान ईश्वर के प्रति एक विशेष रुचि भी रखेगा और भौतिक जीवन में भी सफल होगा। यूजली दोनों में से एक चीज़ होती है, या तो इंसान बहुत धार्मिक होता है या फिर वो अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, यानी इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ का शुक्र दोनों चीज़ें कराता है। अगर हम दृष्टि की बात करें तो शुक्र की एक ही दृष्टि है जो 5th हाउस से पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसे इंसान की जातक की संतान और विद्या परिपूर्ण होगी, उसे कई संतानें होंगी प्राप्त और वो भी गुणवान होंगी और एजुकेशन में भी वो बहुत अच्छा करेगा। शुक्रदेव अगर मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो तो फिर वो ऐसा इंसान उत्तरोत्तर उन्नति करेगा और अपनी इनकम को लगातार बढ़ाता जाएगा। ऐसे इंसान की आय और खर्च दोनों ज़्यादा होते हैं। ऐसा इंसान एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पसंद करता है। और अगर लेकिन शत्रु या नीच राशि में शुक्र हो तो फिर आय के साधन भी कम होते हैं, मान सम्मान यश में भी कमी आ जाती है। ऐसा इंसान खर्चे ज़्यादा करता है, इनकम कम करता है और फिर मित्रों से ही उसको हानि उठानी पड़ती है। अगर शुक्रदेव यहाँ पे कहीं बुरे प्रभाव में आ जाएं
तो फिर उसकी वजह से ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं मित्रों की वजह से, कोई उनके वजह से, यानी उन्होंने कुछ गलत काम किया तो ऐसा इंसान उसमें फंस सकता है। अब बात करेंगे शनिदेव अगर 11th हाउस में हो। दोस्तों मेरे चैनल पे सेलिब्रिटीज़ की प्लेलिस्ट भी है, उसमें सलमान खान जी का भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है, जो इंडिया के बहुत फेमस एक्टर हैं, यानी टॉप में आते हैं, तो उनके भी 11th हाउस में शनिदेव मौजूद है। 11th हाउस में अगर शनिदेव हों तो ऐसा इंसान धनी होगा, विश्वसनीय होगा, संपत्तिवान बनेगा, दोस्त कम होंगे लेकिन भरोसे वाले होंगे, इंटेलिजेंट होगा और बलवान होगा। वो अपने साहस पराक्रम से परिपूर्ण होगा, अपने सोसाइटी में सम्माननीय व्यक्ति बनेगा, और राजनीतिक तौर पे भी वो माननीय होगा, दीर्घायु होगा और प्रभावशाली होगा। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे, शनिदेव 11th हाउस में अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3rd, 7th और 10th, और कहा जाता है कि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती। शनिदेव अगर 11th हाउस में होंगे तो इनकी दृष्टि 5th हाउस में पड़ेगी, जिसकी वजह से संतान या तो होते नहीं हैं या संतान से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि संतान पक्ष से दुखी बनाते हैं। कभी कभार ऐसे लोग संतान अडॉप्ट करने के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि अपनी संतान नहीं होती। विद्या अध्ययन में यानी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर कई बार जैसे कोई डिग्री कंप्लीट करने में 3 साल लगें, तो इन लोगों को 3.5, 4, 5 साल भी लग जाते हैं। जातक का व्यवहार इन जनरल निराशावादी होता है, और शनि की जो 3rd आस्पेक्ट लगन पे पड़ेगी, इसकी वजह से ऐसा इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोचता है कि उसका काम कैसे निकले, यानी आत्म केंद्रित होता है। वो अपनी प्रगति के लिए दूसरों को भी पीछे छोड़ना पड़े, हानि पहुंचानी पड़े, तो उसमें भी वो पीछे नहीं रहता। ऐसे इंसान को क्रोध भी ज़्यादा आता है, क्योंकि शनि की दृष्टि लगन पे पड़ गई। अगर हम 10th आस्पेक्ट की बात करें तो वो 8वें घर के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से पेट संबंधित प्रॉब्लम भी होगी और जानवरों से भी खतरे का भय रहता है। अगर शनिदेव मित्र राशि में हो, अपनी राशि या उच्च राशि में हो, तो फिर वो इंसान को खूब सारा धन देंगे, ज़मीन देंगे, भवन और मकान का सुख देंगे, शासन से भी सम्मान मिलेगा, अच्छी विद्या हासिल करेगा, भाग्य और वाहन का भी सुख मिलेगा। यानी उसका जीवन सफलतापूर्वक जाएगा, और जीवन के सेकंड हाफ में उसे ज़्यादातर सफलता मिल जाती है। यानी 35 की एज के बाद वो उत्तर तरक्की करके काफ़ी सफलता हासिल कर लेता है। मित्र कम होंगे लेकिन भरोसेमंद होते हैं। ऐसे इंसान का तन, मन और मस्तिष्क हमेशा हेल्दी रहता है। लेकिन अगर शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर आय में कुछ ना कुछ बाधा आने की खतरा मंडराता रहता है, और एजुकेशन में और संतान पक्ष से भी उसे कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं राहु देव की। राहु देव अगर 11th हाउस में होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। 11th हाउस में अगर राहु होते हैं तो ये उनके लिए एक शुभ स्थान है। इसकी वजह से वो इंसान को संपत्ति युक्त बनाते हैं, प्रसिद्ध और व्यवसायी बनाते हैं। राहु की एक ही दृष्टि होती है और वो पड़ेगी 5th हाउस पे, जिसकी वजह से ऐसे इंसान को संतान से कष्ट प्राप्त होता है और उसकी विद्या भी पूरी नहीं हो पाती। अगर हम बात करें मित्र राशि या उच्च राशि में हो, क्योंकि इनकी अपनी राशि तो होती नहीं है, तो ऐसा इंसान यश प्राप्त करेगा, वैभव प्राप्त करेगा, धन संपत्ति प्राप्त करेगा, और मित्रों से और अन्य लोगों से उसे लाभ प्राप्त होता है। ऐसे इंसान के जो नौकर होते हैं वो भी उसके पूरे भरोसेमंद होते हैं। दोस्तों 11th हाउस में राहु को डायरेक्ट राजयोग कहा जाता है। जो लोग भी मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र में हैं, या आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए राहु 11th हाउस के अति विशिष्ट कारक बनाते हैं, और इन्हीं की महादशा अंतरदशा में इंसान बेहतरीन लाभ अर्जित करता है। लेकिन अगर राहु शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर नौकरी में दिक्कत आती है, बिजनेस में भी दिक्कत आती है, लोन लेके लोन चुकाना मुश्किल होता है। ऐसे इंसान को वो आलसी बना देते हैं, अननेसेसरी झगड़ा करेगा, काम प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, और कहीं ना कहीं उसे अपमान या ऐसा भी झेलना पड़ सकता है। वो अपने परिवार और अपनी संतान दोनों से कष्ट प्राप्त करता है। अब बात करेंगे केतु देव की। दोस्तों केतु देव अगर 11th हाउस में हो तो ये इंसान को धनी बनाते हैं, फेमस बनाते हैं, उच्च अधिकारी बनता है, सफलता प्राप्त करता है और लाभ प्राप्त करता है। वो अच्छे कर्म करता है और हमेशा मान सम्मान आदर प्राप्त करता है। केतु देव की भी अपनी राशि नहीं होती, अगर ये मित्र या उच्च राशि में हो तो इनके शुभ फल और बढ़ जाते हैं। ऐसे इंसान को कम मेहनत करके अधिक सफलता मिलती है। और केतु क्योंकि जहाँ भी बैठते हैं उस घर के तरफ प्यास जगा देते हैं,
तो ये घर लाभ इच्छा का है, तो इंसान अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए खूब सारा मेहनत और वो करता है, जिसकी वजह से वो आगे चल के अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर जाता है। अगर केतुदेव शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर उसे अपने संतान सुख में कमी आ जाएगी, उसको मित्रों से भी धोखा मिलेगा और कई सारे आए हुए अवसर भी निकल जाएंगे। ऐसे इंसान को आय इकट्ठी करने में कठिनाई भी झेलनी पड़ेंगी। दोस्तों, ये घर क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी है, अगर आपके इस घर के जो भी मालिक हैं तो मेरे चैनल पे हर ग्रह के लिए वैदिक मंत्र है। जैसे उदाहरण के तौर पे चंद्रमा इस घर के मालिक हैं, तो आपकी कोई भी इच्छा है तो आप ओम सोम सोमाय नमः किसी भी मंडे शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करें, 3 महीने करें और आपकी जो भी इच्छा है उसका संकल्प करें कि हे चंद्रदेव, मेरी ये इच्छा है, कृपया ये मेरी इच्छा पूरी करें। तो ये इच्छा पूर्ति का घर है। इस घर के मालिक को आप आह्वान करके, संकल्प करके उस दिन पे और उस विशेष मंत्र और मेरे चैनल पे पहला वीडियो चौगड़िया यानी शुभ मुहूर्त देख के स्टार्ट करें और कुछ महीने करें, आपकी वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, ये रहा 11th हाउस के कारक। 11th हाउस में क्या चीज़ें हम देखते हैं और इसमें बैठे 9 के 9 ग्रह क्या रिजल्ट देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।